राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स भारत पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार ने एक मॉक ड्रिल का जो है कार्यक्रम बनाया है। मॉक ड्रिल किस लिए? इसलिए कि अगर युद्ध होता है, जो कि होना है, ठीक उस समय जो जितने भी सेंसिटिव क्षेत्र हैं, जितने भी सेंसिटिव शहर हैं, जहाँ जहाँ या तो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट रहता है हर समय। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जहाँ जहाँ कैंट एरिया हैं, जहाँ जहाँ एयरफोर्स के स्टेशंस हैं, और उसके साथ साथ जो बॉर्डर के सटे हुए ज़िले हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी जगह ये मॉक ड्रिल होगा 7 मई को, यानी जिस दिन आप ये वीडियो सुन रहे होंगे उस दिन रात में। ठीक, तो पहले तो आप सभी लोगों से एक अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि सरकार के इस मॉक ड्रिल में जितना हो सके सरकार का सहयोग करें। ये मॉक ड्रिल सरकार अपने लिए नहीं कर रही है, जनता की और देश की सुरक्षा के लिए कर रही है, ताकि यदि युद्ध होता है तो उस समय जो जनता है उसमें पैनिक ना हो, अगर उनके यहाँ किसी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसकी वजह से कम जान माल की हानि हो। ठीक, ये दूसरी चीज़, जिस प्रकार देश के अंदर जो मौजूदा रिश्तेदारी वाला जो जनसंख्या जिहाद का एक मुद्दा चल रहा है, ठीक, लोग शादी कर रहे हैं पाकिस्तान में, बच्चे पैदा कर रहे हैं हिंदुस्तान में, इस पे भी मैंने कल एक वीडियो बनाया था, लेकिन वही टॉपिक आज भी उसी से संबंधित रहेगा। क्यों रहेगा? उसका कारण है कि जैसा कि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने उन लोगों को लेने से मना कर दिया है जो उसके खुद के नागरिक हैं। ठीक, पाकिस्तान ने मना किया है कि वो उन लोगों को वापस नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अब उन पर ठप्पा लग चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि पाकिस्तान को यहाँ के मुसलमानों की तभी तक ज़रूरत है जब तक वो यहाँ के पाकिस्तान के काम आ रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान को लगेगा कि अब उनसे काम निकल चुका है, अब उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनकी स्थिति धोबी के कुत्ते से ज़्यादा बुरी हो जाएगी। ना घर के रहेंगे ना घाट के। और वही स्थिति हो चुकी है अब पाकिस्तान के उन नागरिकों की जो भारत में रह रहे थे, ठीक, लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रह रहे थे, या उन लोगों की जो शादी करके पाकिस्तान जाने वाली थी लड़कियां, नहीं गई, उनको पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया है। ठीक, क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि इस समय जिस तरीके की सरकमस्टांसेस बनी हुई हैं, परिस्थितियां बनी हुई, उन परिस्थितियों में युद्ध कभी भी हो सकता है। ठीक, इसलिए पाकिस्तान अपने यहाँ बोझ बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान पहले से नंगा और कंगला देश है। अब ये जो मुल्ला मुनीर है, ये क्या कहता है? कश्मीर पर हमारा, पाकिस्तान सेना का और सरकार का बिल्कुल स्पष्ट रुख है। हम इसे नहीं भूलेंगे, नहीं इसे छोड़ेंगे। हम भारत के कब्जे के खिलाफ संघर्ष करने वाले अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक, अब आप देख लीजिए, इसी के आगे भी आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। उसमें एक डेक्कन हेराल्ड है न्यूज़पेपर, उसमें लिखा जाता है इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर। ठीक, जब अभी पहलगाम अटैक हुआ था तो उसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी, इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर, और उसके साथ साथ हमारे ही देश के कुछ न्यूज़पेपर्स ने छापा इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, जबकि कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो ये जो नैरेटिव बार धीरे धीरे चलाया जा रहा है, जिस पर शायद हम लोग ध्यान नहीं देते, या हम लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता। ठीक, तो ये जो वॉर चलाया जाता है एक तरीके का, ये क्यों चलाया जाता है? इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर जब भी बातें चलती हैं तो इसी तरीके की बातों को उठाकर रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पहलगाम अटैक में ही छापा था, क्या? इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक, एक होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो लिखा जाता है, तो वो उसको लिखने के बजाय क्या लिखा गया? इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। और जब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी यूएन में ये मुद्दा जाएगा, तो यही जो चीज़ें हैं, ये जो नैरेटिव वॉर है, ये जो साक्ष्य होते हैं, यही साक्ष्य काम में आते हैं। इन्हीं साक्ष्यों को दिखाकर पाकिस्तान आज तक इस बात को कहता चला आ रहा है, इस बात को बताता चला आ रहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा नहीं किया है, हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया है। ठीक, ये जो नैरेटिव बार है, ये हमेशा भारत को महंगा पड़ा है, हमेशा इसकी वजह से भारत को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब वो बदल चुका है दौर, अब वो दौर नहीं है। अब वो भारत पहले वाला भारत नहीं है, गांधी वाला भारत नहीं है कि आप एक गाल पर तमाचा मारिए तो सट से कोई दूसरा गाल सामने कर दो तो आप उस पर ही मारना। अब ये गॉड से वाला भारत है।
जो गांधी की बात भी करेगा, गांधी जैसी सोच भी रखेगा, उसको भी वैसा ही जवाब दिया जाएगा। और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ एक चीज़ के लिए, और जितने भी जो पाकिस्तान को ब्याही हुई औरतें हैं, उन्होंने यहाँ जितने बच्चे पैदा किए हैं, और उसके अलावा उन बच्चों से जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन सबको शत्रु और उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करना चाहिए। ये है फवाद चौधरी, पाकिस्तान का पूर्व मंत्री। ये क्या कहता है? पाकिस्तान में हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी हार जाए। भारत पाकिस्तान के रिश्ते तभी सुधरेंगे जब दोनों देशों में अतिवाद कम होगा। अब इस जाहिल आदमी से ये पूछो कि अब तक नरेंद्र मोदी से दिक्कत इसलिए है कि नरेंद्र मोदी हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, और जैसे पाकिस्तान चाह रहा है वैसे उसको जवाब मिल रहा है। पहले क्या होता था? पहले डोजियर भेजे जाते थे। आपको याद होगा 26/11 की घटना में जिस तरीके से सरकार ने अपनी तरफ से लिखित कार्रवाई, केवल कागजी कार्रवाई की, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वही जब हमारे यहाँ हमला होता है संसद भवन पर, तब भी यही प्रक्रिया होती है। ठीक, कोई ठोस जवाब नहीं दिया जाता, केवल कागजी कार्रवाइयाँ, और उन कागजों को लेकर यूएन में जाया जाता है, उनके सामने रोया जाता है। तो पाकिस्तान यही सोच रहा था कि अब भी यही चलेगा, अब भी यही डोजियर वाला ही दौर है। लेकिन नहीं, जब से जो एयर स्ट्राइक हुई है और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अब ये पुराना भारत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको याद दिला दे, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, दोनों के आप समय का अंतराल देखिए। उसके बाद से पाकिस्तान ने, अब जो 2019 में स्ट्राइक हुई थी पुलवामा अटैक के बाद, तब से लेकर अभी तक कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन अब पाकिस्तान ने पहलगाम में जो घटना की है, जिस घटना में 28 निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, उन लोगों का दूर दूर तक इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान का, उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन लेना देना किस संबंध में था? लेना देना इस संबंध में था कि वो इस देश के बहुसंख्यक समाज को रिप्रेजेंट करते थे, वो इस देश के हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते थे, वो इस देश की मुख्य धारा के जो निवासी हैं, जो मूल निवासी है, उनको रिप्रेजेंट कर देते। इसलिए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीरी आतंकवादियों के साथ मिलकर उन लोगों को मारा, और ये संदेश देने का प्रयास किया कि जो भी भारत के अंदर हिंदुत्व का झंडा फहराने की कोशिश करेगा, उसका यही अंजाम होगा। सीधा सीधा मैसेज है इसमें। जो लोग इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये बात कतई हजम नहीं होगी। अब यही फवाद चौधरी का दूसरा बयान है कि मुसलमानों के खिलाफ कट्टरपंथी नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान भारत में निशाना बनता है। ठीक, तो पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान जो भारत में निशाना बन रहा है, वो इसलिए थोड़ी बन रहा है कि नैरेटिव चलाया जा रहा है। कोई नैरेटिव नहीं चलाया जा रहा है। नैरेटिव तो बना हुआ है, सिर्फ लोगों को उसको देखने की ज़रूरत है। जो लोग इस बात को लेकर अपने आप को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय मुल्क है, तो ये उनका सबसे बड़ा धोखा है, ये दिखाने का कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय मुल्क है। अगर पाकिस्तान शांति प्रिय मुल्क होता तो पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों में बम विस्फोट ना हो रहे थे, बलूच आर्मी पाकिस्तानियों को घेर घेर कर ना मार रही होती, अफ़गानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को घेर के ना मार रही होती। ठीक, ईरान से पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, ये आप सभी को पता है। तो ये जो नैरेटिव भारत के अंदर खड़ा किया जा रहा है ना, कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इंडिया पाकिस्तान भाई भाई, ये भाई भाई का जो प्रकरण है, उसी का नतीजा है पहलगाम अटैक। ठीक, और तो और अगर हमको भी, और हमारे साथ साथ जाने कितने लोग हैं इस देश के अंदर जिनको ये जानकारी ही नहीं थी कि इतने मात्रा में पाकिस्तानी हमारे यहाँ लीगली रह रहा है। मतलब एक होता है इलीगल घुसपैठ, ये लीगल घुसपैठ है। ठीक, ये जो घुसपैठ जिहाद है, इसको कानूनी मान्यता मिली हुई है। और जब इनको निकालने का नंबर आता है, तो मैंने कल आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है, उसने जो सीआरपीएफ का जवान है और उसकी बीवी को लेकर क्या आदेश पारित किया है कि ये लोग, उनके निकाले जाने पर, उनको डिपोर्ट करने पर स्टे दे दिया, ये लोग यहीं रहेंगे। तो ये जो जुडिशरी पे बार बार, इससे पहले आपने देखा होगा कभी भी जुडिशरी पे इतने सवाल नहीं उठे, कभी भी जुडिशरी को इस तरीके से जो है कटघरे में नहीं खड़ा किया गया।
वो भी इस स्थिति में जब देश के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन है, देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ी आशंका है, शायद मेरी ये बात कुछ लोगों के गले से नहीं उतरेगी, जो लोग इस बात को सुनेंगे, हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात का समर्थन ना करें, लेकिन ना करें तो ना करें। एक तरफ स्थिति ये है कि देश युद्ध की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ स्थिति ऐसी पैदा की जा रही है कि देश के अंदर एक गृह युद्ध शुरू हो जाए, ताकि भारत दो मोर्चों पे लड़े, एक तो बाहरी दुश्मनों से और एक जो देश के अंदर दुश्मन है उनसे। तो हम सभी को इस बात से भी सतर्क रहना होगा कि जब सीमा पर युद्ध शुरू हो तो देश के अंदर गृह युद्ध जैसी जो स्थिति बने, उससे निपटने के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। और ये संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, क्योंकि इस बार लड़ाई जो है वो एक तरीके से आर पार वाली है। क्योंकि इस सिचुएशन में जब सेना बिजी होगी और देश की जो खुफिया एजेंसी हैं वो बिजी होंगी, कहाँ, बॉर्डर पर जो दो देशों के बीच युद्ध होता है, ठीक, यहाँ जो घर के अंदर की स्थिति है उसको बनाने के लिए, उसको संभालने के लिए जो देश का आम नागरिक है, जो देश का मूल नागरिक है, उसको सोचना होगा कि इस बात के लिए उसे तैयार रहना होगा कि अगर सीमा पर युद्ध हुआ तो हो सकता है देश के अंदर भी गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं। देश के अंदर गृह युद्ध हो सकता है, एक तरफ सेना युद्ध लड़ेगी तो दूसरी तरफ देश के अंदर भी गृह युद्ध की संभावनाएं बनी हुई हैं, ठीक। और उसको नाम क्या दिया जाएगा कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ठीक। ये पाकिस्तान का प्रपंच देखिए क्या बोलता है, पहलगाम हमले की जांच किससे करानी चाहिए, चीन और रूस से। भाई क्यों चीन और रूस जांच करेगा? चीन और रूस क्या है, ठेकेदार है भारत के, वो ठेकेदार है जो वो जांच करेंगे, और उनकी जांच मानेगा कौन? और जिस समय ये युद्ध शुरू होगा उस समय आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, चाइना, ठीक, जिससे पाकिस्तान जांच की मांग कर रहा है। चाइना हर हाल में साथ खड़ा होगा पाकिस्तान के। स्थितियां परिस्थितियां कैसे बदलेंगी ये आप देखेंगे। बहुत से देश जैसे कि यूरोपियन नेशंस ने अभी क्या कहा, उसको जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में जो कि टेररिज्म एक ग्लोबल इशू है, ठीक, उस इशू पर आप भारत को राय मत दीजिए। क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है, यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं है, युद्ध लड़के किसी को आज तक फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये युद्ध टल जाए तो बहुत अच्छा है, टेबल पर बैठकर बात हो सकती है। अगर टेबल पर बैठकर ही बात होना थी तो फिर ये पहलगाम हमला ना हुआ होता, तो टेबल पर बैठकर ही बात होती। लेकिन टेबल पर बैठकर बात करने का समय जा चुका है। अब समय है मुंह तोड़ जवाब देने का, अब समय है तू का जवाब ताड़ से देने का, अब समय है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। तो जयशंकर जी ने जो बोला वो बिल्कुल स्पष्ट बोला कि राय ना दें, अगर साथ दे सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं है। और आप एक चीज़ मान के चलिए कि जितने भी देश अभी साइलेंट मोड में हैं, जिन देशों ने भारत का समर्थन किया है उनको अगर छोड़ दें, हालांकि उसमें चाइना भी है जिसने भारत का समर्थन किया है, लेकिन चाइना की स्थिति बिन पैंदे के लोटे की जैसी है, ठीक। तो जितने देश अभी साइलेंट मोड में हैं, उसके अलावा जिन 56 से 57 देशों की, मुस्लिम मुल्कों की बात होती है जो साइलेंट मोड में हैं, जो अभी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो भले ही भारत के समर्थन की बात कर रहे हो, लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पे स्टेटमेंट नहीं आया कि वो भारत का समर्थन करेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को मान कर चलिए, जो आपके साथ नहीं है वो कब आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से भारत के अंदर ये जो जनसंख्या जिहाद का एक परिष्कृत रूप आपके सामने आया, जो कि बहुत समय से देश के अंदर पूरी तन्मयता के साथ अपना काम कर रहा था, मेरी सरकार से अपील है कि इन सभी के, जब से उनकी शादी हुई, किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष की पाकिस्तान से शादी हुई और उसने यहाँ बच्चों को पैदा किया, वहाँ यहाँ की नागरिकता दिलाई, तो तब से लेकर आज तक उनकी जितनी पीढ़ियों का विवाह या उनकी जितनी पीढ़ियों की संपत्तियां हैं, वो सारी संपत्ति जब्त होकर उनको शत्रु संपत्ति घोषित करना चाहिए, और उनको दी जाने वाली सारी सरकारी सुविधाएं रोकी जानी चाहिए, और उन सबको उठाकर फेंक देना चाहिए बॉर्डर के उस पार, चाहे वो जिए या मरे, ठीक। क्योंकि वो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पे पल रहे थे, और इसी देश को
गड्ढे में गिराने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश के अंदर दीमक की तरह धीरे धीरे इस देश का पूरा सिस्टम खा रहे हैं। उन लोगों के देश दिलों में पाकिस्तान धड़कता है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारे दिल में पाकिस्तान धड़कता है। ठीक, ये अभी आपने सहारनपुर में देखा कि एक लड़की ने किस तरीके से पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ था, तो उस लड़की ने वो पाकिस्तानी झंडा हटाया। क्यों हटाया? तो ये इतनी बात बताने के लिए, दिखाने के लिए काफ़ी है कि देश का मुसलमान, और मुसलमान किसी भी देश का हो, उसकी लॉयल्टी केवल और केवल मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ है। उसकी लॉयल्टी कभी भी ना तो उस देश के साथ हुई है ना होगी। वो आप किसी भी पूरे विश्व में किसी भी देश में उठाकर देख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, चाइना, जिसको कि रूस, वो माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान अपना दूसरा बाप मानता है। ठीक, पहला बाप अमेरिका है, दूसरा बाप है चीन। तो उसी बाप की खिलाफ बोलने की पाकिस्तान की औकात नहीं है। क्यों? उइगर मुसलमानों के बारे में अगर आपने सुना होगा तो उइगर मुसलमान ज़्यादातर चाइना में पाए जाते हैं। ठीक, वो मंगोलियन और चाइनीज़ बॉर्डर के आसपास उस क्षेत्र के रहने वाले। उन उइगर मुसलमानों को पाकिस्तान जूते की नोक पे रखता है। ठीक, उनको जब चाहे तब मारता है, जब चाहे तब पीटता है, जब चाहे तब उन पर अत्याचार करता है। और जो आखिरी मस्जिद थी चाइना के अंदर, वो भी अभी 1 साल पहले गिरा दी गई। ठीक, और वहाँ पर क्या बनाया गया? मूत्रालय, यानी मूत्र विसर्जन केंद्र। तो वहाँ पर कोई भी मुस्लिम देश, और ख़ासकर वो देश जो टर्की जैसे देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद का खुलेआम ऐलान कर दिया है, ठीक, वो लोग भी मुंह पे चुप्पी बांध लेते हैं, मुंह पे चुप्पी साध लेते हैं। ठीक, ये देखिए, ये अब नैरेटिव चलाया जा रहा है, वी वांट पीस, वी वांट जस्टिस, इंडिया एंड पाकिस्तान भाई भाई। ठीक, नो वॉर। वॉर क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्यों नहीं होना चाहिए? तुम आकर सर पर हमारे तांडव करो, और हम जब वॉर की, अभी तो सिर्फ धमकी दी है, वॉर शुरू नहीं हुआ है। अभी तो आप आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस तरीके से भारत ने डिप्लोमेटिक स्टैंड अपनाया है, जिस तरीके से भारत ने अपना रुख अपनाया है पाकिस्तान के खिलाफ, और जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी की है, ठीक, ये घेराबंदी पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ रही है ये तो पाकिस्तान ही जानता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और उसके साथ साथ जितनी भी जो पाकिस्तान के अंदर आवाम इधर से उधर हो रही है, या जिनका डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जिनको भारत से निकाला जा रहा है, उनको ज़रिया बनाकर पाकिस्तान ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि से नो टू वॉर, वी वांट पीस। ठीक, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि बिना युद्ध के शांति स्थापित नहीं हो सकती। ये दुनिया का कड़वा सच है। इसको जितनी जल्दी मान लिया जाए उतना ही अच्छा है। जब तक आप स्टिक नहीं होते, जब तक आप किसी को अपनी ताकत दिखाकर उसको चुप नहीं कराएंगे, तब तक वो चुप नहीं होगा। आपने देखा होगा कुत्ते की हैसियत क्या होती है हाथी के सामने, लेकिन कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता रहता है। वही स्थिति भारत की थी। भारत भी ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करता था, छोटी मोटी घटनाएं हुई, भारत ने नज़रअंदाज कर दिया। भारत चल रहा था अपने विकास के पथ पर, अपनी तरक्की के पथ पर, अपनी जो जनसंख्या है उनको ध्यान में रखते हुए, अपने देश का विकास ध्यान में रखते हुए चल रहा था। लेकिन जब कुत्ते ने नाक में दम कर दिया, तो अब कुत्ते की पूंछ पर पैर रख दिया है हाथी ने। तो अब कुत्ता इस स्थिति में है कि वो करे तो करे क्या। ठीक, इसीलिए उसने जमात इकट्ठी की और कुत्तों की। लेकिन जब हाथी अभी पूरी तरीके से कुत्ते के मुंह पर पैर रख देगा, तो जमात को भी समझ में आ जाएगा और कुत्ते को भी समझ में आ जाएगा कि आखिर एक राह चलते हुए एक जो हाथी है, कभी भी उससे टकराना नहीं चाहिए, कभी भी उससे बैर लेना नहीं चाहिए। यह है साई पल्लवी जी, साउथ की बड़ी स्टार हैं और कई युवाओं की, कई लड़कियों की आइकॉनिक है। होना भी चाहिए, मानते हैं इनको हम। ठीक, क्योंकि जिस तरीके से ये एक्टिंग करती हैं और जिस तरीके से ये अपनी संस्कृति को दिखाने का प्रयास करती हैं, जिस तरीके से जो आज के दौर में जिस्म की नुमाइश होती है उसको ये मना करती हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका जो स्टैंड है वो स्टैंड बहुत तकलीफ़ देने वाला है। इनका स्टैंड है कि पाकिस्तान जो है, सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं होते हैं। अब ये मैडम को कौन समझाए, अगर सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं होते तो सारे टेररिस्ट का पाकिस्तान से संबंध क्यों निकलता है। अब मैडम को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैडम ने स्टेटमेंट दे दिया है,
तो ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का जो चश्मा है, जब तक ये नहीं उतरेगा इस देश के लोगों से, तब तक इस देश के अंदर समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान है, एक तरफ तो कह रहा है कि हम पानी के बदले खून बहाएंगे, दूसरी तरफ दिखा रहा है स्टॉप वाटर टेररिज्म, यानी आप पानी का जो आतंकवाद है उसको बंद कीजिए, स्टॉप वाटर टेररिज्म। दूसरी तरफ वी स्टैंड विद कश्मीर, यानी पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। और मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी इस देश के अंदर हैं उन सबको लात मार के निकालो, उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करो, उसके साथ उनकी पैरवी करने जो उतरे उसके भी पिछवाड़े का इमाम बाड़ा बना दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब तक तू का जवाब ताड़ से मिलेगा नहीं, शांति आएगी नहीं। और गॉड से, जो मैंने शुरू में बोला, तो अब समय गॉड से का है, गांधी का नहीं। एक तमाचा कोई गाल पे अगर आपके मार दे तो उसको गोली मारिए, दूसरा गाल उसके आगे मत कीजिए, उसको मौका ही मत दीजिए कि वो बोल भी पाए। ठीक है, ये गोली चलाने का समय है, गाल आगे करने का नहीं। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति बनती है कि इस युद्ध के दौरान हमें पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मिलाना पड़े, तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए, वहाँ जितने भी मुसलमान रह रहे हैं सबको लात मार के पाकिस्तान भगा देना चाहिए, सबको वहाँ से खदेड़ देना चाहिए। अगर पीओके लेना है तो खाली ज़मीन के टुकड़े के रूप में लिया जाना चाहिए। अगर वहाँ की जनता को भी लिया गया तो ये मान के चलिए कि आप अपने जिस्म पे जो जख्म लगा हुआ है उसको नासूर में बदलने जा रहे हैं। पहले ही कश्मीर घाटी भारत के लिए एक नासूर बनी हुई है, उसी नासूर में आप एक हिस्सा जोड़कर अपने जिस्म को और दर्द देने जा रहे हैं। अपने जो जख्म है उसको अनंत तक, जब तक कायनात रहेगी, जब तक ये ज़मीन और आसमान रहेगा, तब तक वो जख्म आपको दर्द देता रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम पीओके लेते हैं तो हमें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, वहाँ पे रहने वाले गद्दार लोग नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर जो घटनाएं होती हैं, हमारे देश के अंदर संसद में जो घटनाएं हो जाती हैं, या हमारे देश में पहले जगह जगह बॉम्ब मिल जाते थे, ये बॉम्ब कैसे आ जाते थे? उस समय तो हमें भी नहीं पता होता था, क्योंकि इतनी हमारी जानकारी नहीं होती थी, ना शायद हम इतनी उस समय इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन अब जब जब से ये मुद्दा सामने आया है, जब से ये बात पता चली है कि इस देश के अंदर पाकिस्तानी हवा में बसे हुए हैं, मतलब हमारे साथ जो खड़ा है, हमें ये पता ही नहीं कि वो मूल रूप से पाकिस्तानी है। हम समझ रहे हैं वो हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान है, और जबकि उसकी हकीकत ये है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला मुसलमान है। वो यहाँ या तो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आया है, या उसके माँ ने वहाँ शादी की और बच्चा पैदा करके यहाँ छोड़ दिया। आज वो जवान होकर इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर कह के शिक्षा की, स्वास्थ्य की सभी सुविधाएँ ले रहा है, मकान ले रहा है, दुकान ले रहा है, घर ले रहा है, राशन ले रहा है, पैसा ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, और यहीं के लोगों की कनपट्टी पर बंदूक लगा रहा है। ठीक, तो अब एहसास होता है कि जो जगह जगह बम विस्फोट होते थे, वो विस्फोट कैसे होते थे, क्योंकि यहीं से पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया जाता था कि आओ तुम यहाँ पर आकर बम लगाओ, सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी, तुम आना, सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं, बस तुम बम लगाओ और उसके बाद निकल जाओ। शेल्टर कहाँ मिलता था, लोगों को भागने का रास्ता कहाँ से मिलता था, लोग कैसे बम लगा के यहाँ, मतलब पाकिस्तान से आए, यहाँ बम लगाया और चले गए। इतना आसान था? इतना ही आसान होता है? बिल्कुल आसान होता है जब आपके घर के अंदर ही, आपके बीच में ही जब दुश्मन बैठा हो, जिसकी पहचान आप ना कर पा रहे हो, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही ना हो, जिसको लेकर सरकारें सीरियस ना हो। और यहाँ पर मैं बीजेपी को भी दोष देना चाहूँगा, बीजेपी पर भी सवाल उठाना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी पिछले 11 साल से सेंटर के सत्ता में है। क्या इन 11 सालों में कोई शादी ही नहीं हुई, कोई रस्म ही नहीं हुई? ये जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पास किए गए, क्या केवल कांग्रेस की सरकार में हुए? बीजेपी की सरकार में कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा ही पास नहीं हुआ। तो ये वीज़ा क्यों पास किए गए जब इतनी बॉर्डर टेंशन रही, इतने पुलवामा में हुआ, उससे पहले जो आतंकवादी घटनाएं वो भी होती रहीं, उसके बीच में भी आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं लगातार। ये क्यों लॉन्ग टर्म वीज़ाज इशू किए गए, क्यों इन पर रोक नहीं लगाई गई? ये तो सवाल बीजेपी से भी पूछा जाना चाहिए। ठीक है, आपने एनआरसी, यूसीसी, सीए, इन सब के लिए कानून बनाया,
लेकिन आपने देश की जनता के सामने ये बात क्यों नहीं रखी कि जो हम एनआरसी लागू कर रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे देश के अंदर पाकिस्तानी लीगल रूप से रह रहा है। हमारे देश के अंदर घुसपैठ की समस्या के साथ साथ एक जो घुसपैठ का जिहाद चलाया जा रहा है, जनसंख्या जिहाद चलाया जा रहा है, लीगल वे में हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी हमारे दुश्मन देश के लोग रह रहे हैं उनको निकालने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इस बात को जनता के सामने क्यों नहीं लाया गया? क्यों सरकार ने इस चीज़ का प्रयास नहीं किया? केवल इस घटना का इंतजार था। अगर ये पहलगाम घटना ना होती, हम एक बार को मान ले, अगर ये घटना ना घटी होती तो आज भी इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया जाता। ठीक, तो बार बार इस सरकार से अपील है। उसके साथ साथ जो भविष्य में रिश्तेदारी का कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और यदि कोई भारतीय मुसलमान का परिवार पाकिस्तान से रिश्तेदारी करेगा तो उसकी नागरिकता खत्म होगी, तत्काल प्रभाव से उसके सारे अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और उसको देशद्रोह के मुकदमे में लगाकर उसको देशद्रोही साबित करके जेल में डाला जाएगा। जब तक इस प्रकार के नियम सरकार नहीं बनाएगी, जब तक तू का जवाब ताड़ से नहीं दिया जाएगा, जब तक हम सौहार्द की बात करते रहेंगे, हमारे यहाँ पुलवामा पहलगाम होता रहेगा। हमारे यहाँ देश के अंदर जो बम विस्फोट और स्टोन पेल्टिंग जो ख़त्म हो चुकी है, एक तरीके से आज से आने वाले 5 सालों के बाद वही स्थिति फिर उत्पन्न होने वाली है। जिस तरीके से 22 औरतें पाकिस्तान की यहाँ आती हैं शादी करके, बच्चे पैदा करती हैं 95 और उन 95 बच्चों से पैदा हो जाते हैं 500, यानी 22 से 500। ठीक, औसत लगाइए तो एक औरत लगभग 20 से 25 बच्चों का उसका रेशो निकल के आता है। ये और लोगों को दिखाई देता है कि जनसंख्या जिहाद नहीं है, ये अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह की नहीं, ये मुल्ला की देन है। अल्लाह की देन कुछ नहीं होता है, मुल्ला की देन है। हमारे यहाँ ब्रह्मचार्य का नियम है, इनके यहाँ ब्रह्मचार्य जैसा कुछ नहीं होता है। इनके यहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट है, बीबी बच्चा पैदा करने की मशीन है, औरत बच्चा पैदा करने की मशीन है। और अल्लाह ने जितने भी मुसलमानों को इस देश में मुल्लाओं को भेजा है, इस ज़मीन पर जितने भी मुल्ला पैदा हुए हैं, उनका एक ही मकसद है, जितनी शादी कर सको उतनी शादी करो, जितने बच्चे पैदा कर सको उतने बच्चे पैदा करो। और कोई तुम्हारा काम नहीं है, केवल शादी करो, बच्चा पैदा करो। एक बेकार हो जाए दूसरी को बनाओ, दूसरी बेकार हो जाए तीसरी बनाओ, तीसरी बेकार हो जाए चौथी बनाओ, पांचवी छठी जितनी हो सकती हैं उतनी औरतें रखो और उनसे बच्चा पैदा करो। ठीक, ये जो जनसंख्या जिहाद का पाठ काफिरों को ख़त्म करने के लिए इस्लाम में पढ़ाया जाता है, ये केवल और केवल जो आपको लगता है ना कि ये आतंकवाद ख़त्म नहीं हो रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि आतंकवाद को बनाए रखने के लिए ये जो 4 शादियों का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि कितनों को मारोगे, कितनों को मारोगे। तुम एक शादी करोगे, एक बच्चा पैदा करोगे, वहाँ 4 शादी करके वो 40 बच्चा पैदा करेगा। तो आपका एक बच्चा क्या इन 40 से लड़ पाएगा? लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। और हम सब ये चाहते हैं कि जो भी करे सरकार करे, हमें कुछ ना करना पड़े। तो समय है हमारे करने का, समय है अपने देश में के अंदर अपने बीच में रह रहे दुश्मनों को पहचानने का, उनका सोशली इकोनॉमिकली बायकॉट करने का। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ मत कीजिए, सरकार को करने दीजिए। तो कम से कम सरकार को वोट ही दे दीजिए, कम से कम इन लोगों का फाइनेंशियल बायकॉट कर दीजिए, कम से कम इन लोगों के द्वारा बनाई गई दुकानों से सामान लेना बंद कर दीजिए, इन लोगों को अपने घर में बुलाना बंद कर दीजिए, इन लोगों से कोई भी काम कराना बंद कर दीजिए, इन लोगों को काम देना बंद कर दीजिए, इनसे भाईचारा निभाना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें इस देश के अंदर सुरक्षित रहें, आपके बच्चों का भविष्य इस देश के अंदर सुरक्षित रहे, आपके बच्चों का जो फ्यूचर है, आप जो संपत्ति बना रहे हैं वो आपके बच्चे इस्तेमाल करें, ना कि कोई जिहादी, तो आज से ही आपको इस बात का प्रण लेना होगा कि इनसे अपने व्यवहार को बदलना होगा, इनका हर उस जगह बायकॉट करना होगा, हर इस जगह पर बायकॉट करना होगा जहां पर ये मौजूद हैं,
चाहे ये मजदूर के रूप में हो या मालिक के रूप में। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और आप ऐसा नहीं कर पाए, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो दिन दूर नहीं है जो बंगाल के अंदर हो रहा है, जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, जो पहलगाम कश्मीर में हो रहा है, ठीक, और जो होता चला आ रहा है, उसकी एक भयावह तस्वीर आपके सामने कब खड़ी हो जाएगी, कब बन जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। ये जो भी है जिसने ये लिखा है बुलेट्स कांट ब्रिंग पीस, तो मैं इस आदमी को ये बताना चाहता हूँ कि बंदूक से ही शांति आती है, गोली से ही शांति का रास्ता तय होता है, गोली से ही पीस का रास्ता गोली से ही होकर गुजरता है। और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी वजह से पीस हो, गोली चलेगी तभी शांति पैदा होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आप सभी लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।